हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि यूपीएससी का जो आपका अभी 25 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो सी सेट में जो क्वेश्चंस आया था मैथ्स और रीजनिंग का, तो 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में भी जो है 10 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसे कर करके ही जो है प्ले लिस्ट पूरा बना दिया जाएगा चैनल में, और आप वहाँ से आप अपना अपना सॉल्यूशन मिला सकते हैं। और आप लोगों को कहीं पे लगता है कि कहीं पे मतलब और हम इम्प्रूव कर सकते हैं या कहीं पे कोई मेरा मिस्टेक है, तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। तो ये जो है आपका सेट सी है मेरे पास क्वेश्चन पेपर का, और ये क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द एक्स इन द सीक्वेंस, और यहाँ पे आपको एक नंबर सीरीज दिया हुआ है। ये एक मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। जनरली ऐसा क्वेश्चन जो है बैंक के एग्जाम्स में जो है देखने को मिलता है। तो जब भी देखिए, जब आपका नंबर सीरीज दिया जाए तो पहले देखिए कि नंबर के बीच में गैप कैसा है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि नंबर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब भी नंबर देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो हमेशा जो है उनके बीच डिफरेंस लेना चाहिए। नहीं तो अगर नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो जनरली ऐसा होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसी नंबर से, या खुद के टेबल में जो वो पर्टिकुलर नंबर आ रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है, तो इसका हम डिफरेंस लेके देखते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 2, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 3, ये 5, ये 7, और ये देखिए यही x आपका अननोन है यहाँ पे। तो इनके बीच का अभी डिफरेंस हमको पता नहीं है, तो छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब देखिए, जब आप इस पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, मिसिंग नंबर सीरीज में कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। तो वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लाइक कि इवन नंबर हो सकता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो सकता है, किसी नंबर का मल्टीपल हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो 2, 3, 5, 7 ये जो है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का सीरीज है। तो अगर यहाँ पे 2, 3, 5, 7 आ रहा है तो यहाँ पे अगला प्राइम नंबर आपको पता है क्या होगा, 11 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। या तो आप 18 में 11 ऐड कर दीजिए, या 42 में आप 13 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 18 प्लस 11 इक्वल टू 29। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 79 है। तो ये आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक पे है। ऐसा क्वेश्चन जो है मेनली आपका बैंक का जो है एग्जाम में और आपका एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम में आता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक्स जो है आपका किसी भी काम को जो है 1/3 ऑफ वर्क को 6 डेज में करता है, वाई जो है 1/3 ऑफ वर्क को 8 डेज में करता है, और जेड जो है 3/4 ऑफ वर्क को 12 डेज में करता है। तो इसके बाद फिर बताया जा रहा है कि एन डेज तक जो है एक्स वाई जेड तीनों ने मिल के काम किया। उसके बाद देखिए एक्स और जेड जो है वो काम को छोड़ के चला गया, और वाई जो है बाकी जो रिमेनिंग वर्क था उसको 8/2/3 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो एन का वैल्यू बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए आपको पता है कि एक्स जो है 1/3 ऑफ वर्क को अगर 6 डे में कर रहा है, तो अगर 1/3 ऑफ वर्क को करने में 6 डे लग रहा है, तो टोटल वर्क को करने में कितना डेज लग रहा होगा। तो ये 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 18 डेज लग रहा होगा। उसी तरह से आपका फिर देखिए y जो है 1/3 को 8 डेज में कर रहा है, तो टोटल वर्क में कितना डेज लग रहा होगा, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। और उसी तरह से z जो है आपका 3/4 ऑफ वर्क को कर रहा है आपका 12 डेज में। तो ये आपका टोटल वर्क को करने में कितना दिन लगाएगा, तो ये आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं, और ये टोटल वर्क को करने में 4 इंटू 4 16 डेज लगा रहा होगा। अब आपको पता है कि जब आपको पता चल गया इंडिविजुअली कितना डे में कंप्लीट कर पा रहा है, अगर सेम ही वर्क को कर रहा है, तो हम टोटल वर्क कैसे कंसीडर करते हैं आपको पता है। हम यहाँ पे एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एलसीएम यहाँ पे किसका लेना है, 18, 24 और 16 का। एलसीएम तो आप लोगों को आता ही होगा निकालने के लिए। हम डायरेक्ट जो एलसीएम आएगा वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो इसका आपका एलसीएम आ रहा होगा, आई थिंक 144 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 144 जो आपका इसका एलसीएम आया 18, 24 और 16 का, इसी को हम टोटल वर्क कंसीडर कर लेंगे। तो अगर देखिए टोटल वर्क अगर आपका जो है 144 यूनिट है, तो अब आपको क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना रहता है। तो देखिए डेज दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क बाय नंबर ऑफ डेज, यानी ये आपका आ जाएगा, ये आपका 8 टाइम्स में आ जाएगा। ये 18 इंटू 8 144 आ जाएगा। उसी तरह से 24 इंटू 6 और ये 16 इंटू 9। कहने का मतलब है कि x जो है आपका एक दिन में 8 यूनिट वर्क कर रहा होगा, y जो है 6 यूनिट और z जो है 9 यूनिट। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उस पर आते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन का ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि ऑल ऑफ देम टुगेदर वर्क फॉर n डेज।
देखिए एन डेज में जो है ये कितना काम कर पा रहा होगा, एन डेज में ये एक्स जो है आपको पता है कि एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, इसी तरह से वाई 6 और जेड आपका 9 करता है। तो 8 + 6 + 9 तीनों मिलकर काम कर रहा था और एन डेज तक ये लगातार कर रहा था, तो इंटू एन हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद जो है एक्स और जेड आपको लीव कर दिया बीच में, और उसके बाद फिर आपका वाई जो है उस काम को कंटिन्यू किया है। वाई उस काम को कितना दिन तक लगातार किया, जो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम इसको जो है प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 × 3 24, 24 + 2 26/3, यानी वाई जो है आपका 26/3 डेज काम किया है। और वाई का इफिशियंसी आपको पता है कितना था, 6 था, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और इक्वल टू यही जो है आपका ये टोटल वर्क को कंप्लीट करने में लगा है, ये आपका इतना इंटू डेज है, इफिशियंसी इंटू डे, ये भी आपका इफिशियंसी इंटू डे था, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 144। अब यहाँ से आपको n का वैल्यू निकालना है, लीनियर इक्वेशन है आपके साथ। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 8 + 6 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 23n प्लस ये देखिए फिर आपका 3 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 = 144। और यहाँ से फिर आपका 52 इधर चला जाएगा, तो 144 - 52 कीजिएगा तो ये आपका आ रहा होगा 92, ये आपका 92 आ रहा होगा। आप देखिए 23n, ये 52 को हम इधर लेके गए, तो 23n = आपका क्या मिला, 92। 23n = 92 मिला, तो यहाँ से आपको पता है n = क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन बी आपका n = 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 78 है, ये आप लोगों का नंबर सिस्टम टॉपिक पे है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, नॉर्मल जो है आप एनालिसिस करके सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई आपका फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपका नंबर्स का, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपका एक 5 डिजिट नंबर बोला गया है, PQRST के फॉर्म में दिया हुआ है 5 डिजिट का, जहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट है ये आपका PQRS और T, ये सब इंडिविजुअल डिजिट्स हैं। और यहाँ पे पहले लिख दिया है कि और डिस्टिंक्ट डिजिट्स, कहने का मतलब है कि कोई भी डिजिट जो है आपस में रिपीट नहीं हो रहा हो। कहने का मतलब है कि P ≠ = Q, Q ≠ = R, ≠ = S, not = T, कोई भी जो है आपस में, कहने का मतलब अगर यहाँ पे P का वैल्यू बता देते हैं अगर 1 है, तो आपका QRST में से कोई भी 1 नहीं हो सकता है, सबको डिफरेंट ही होना पड़ेगा। सेम QRST सब पे ये वैलिड होता है। तो देखिए इसके बाद फिर कुछ आपका यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है लैंग्वेज का फॉर्म में, तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए T ≠ = 0 लिखा है, क्यों लिख दिया है वो अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए P = thrice T, तो P = क्या हो जाएगा, 3 times of T। उसके बाद देखिए S = greater than Q/4, कहने का मतलब है कि S = हम लिख सकते हैं Q + 4, और फिर उसके बाद फिर Q = greater than R/3, यानी Q = आप लिख सकते हैं R + 3। फिर उसके बाद लिखा है हाउ मेनी सच 5 डिजिट नंबर पॉसिबल, तो ये हम अभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो देखिए T ≠ = 0 इसलिए बोला गया था, सबसे पहले आपको पता है कि डिस्टिंक्ट डिजिट्स कितना होता है, आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आप लोगों के पास 10 जो है आपका डिस्टिंक्ट डिजिट्स है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप T = 0 ले लीजिएगा, तो T = 0 मतलब केस बनेगा, अलग अलग केस लेके अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो T = अगर आप 0 ले लीजिएगा तो P = भी 0 हो जाएगा, और जब ये P = 0 यहाँ पे रखिएगा तो ये 5 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा बल्कि 4 डिजिट का हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि T ≠ = 0। तो अब हम केस लेंगे, कैसे केस लेंगे तो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है आपका S का डिपेंडेंसी Q के ऊपर है और Q का डिपेंडेंसी R के ऊपर है, और अगेन ये PQRST सारा का वैल्यू जो है ये 0 से 9 के ही बीच में लाई कर रहा होगा, क्योंकि सब जो है क्या है, डिजिट है। तो हम पहले जो है पहले यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं Q से, सॉरी R से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो है आपका Q R पे डिपेंडेंट है और आपका S जो है वो Q पे डिपेंडेंट है, यानी R का वैल्यू अगर हम लेंगे तो यहाँ से आपका Q और S दोनों का वैल्यू पता चलेगा। तो सबसे पहले देखिए हम जो है R = 0 कंसीडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि R बीच में अगर 0 आएगा भी तो कोई वो 5 डिजिट का ही नंबर रहेगा। तो जब आप R = 0 लीजिएगा तो Q = 3 हो जाएगा, और Q = 3 लीजिएगा तो S = आपका क्या आ जाएगा, 4 + 3 यानी 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये आपको 3 डिजिट यहाँ से पता चल गया। अब देखिए T ≠ = 0 है, यानी 0 वाला केस तो नहीं ले सकते, यानी 1 से लेंगे।
अब देखिए जैसे ही आप t इक्वल टू 1 लीजिएगा तो p इक्वल टू आपका 3 आ रहा होगा, 3 इंटू 1 आपका 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरा 3q का वैल्यू है और यहाँ पे क्लियर बोला गया है ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट्स, यानी t इक्वल टू 1 आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो अब हम t इक्वल टू 2 लेके देखते हैं। जब आप t इक्वल टू 2 लीजिएगा तो देखिए 2 अभी इसमें आया नहीं है, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6, तो p इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका देख सकते हैं कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है और फर्स्ट डिजिट का भी वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, यानी जो है ये एक पॉसिबल केस हो सकता है। तो ये आपका ये वन ऑफ द पॉसिबल फाइव डिजिट का जो है ये नंबर हो गया। अब हम आगे इसी तरह करके क्या करेंगे, r इक्वल टू 0 लेके देखें। अब इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, तो अब हम r इक्वल टू 1 लेके देखते हैं। तो जैसे ही आप r1 लीजिएगा तो यहाँ पे आपका q आ रहा होगा 4, और q अगर आपका 4 आ रहा होगा तो s आ जाएगा आपका 8। अब आपको पता है कि t इक्वल टू 0 तो ले ही नहीं सकते हैं और t इक्वल टू यहाँ पे 1 भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि r इक्वल टू ऑलरेडी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 2 लेके देखते हैं। तो t बराबर जब आप 2 लीजिएगा तो p बराबर क्या आ रहा होगा 6 आ रहा होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए सारा डिजिट जो है वो आपस में डिस्टिंक्ट है यानी यूनिक है, यानी ये भी आपका वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब आप एक और काम यहाँ पे जो है कर सकते थे, यहाँ पे छूट गया मेरा गलती से, प्रीवियस केस में ही देखिए यहाँ पे तो ये वाले चीज को हम फिक्स रखे थे और यहाँ पे देखिए t का वैल्यू को हम वेरी करा के देख सकते थे। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे t इक्वल टू 3 भी रख के देख सकते थे। तो देखिए t इक्वल टू आप 3 रखते तो यहाँ पे आपका q इक्वल टू 3 ऑलरेडी आ चुका था, तो इसीलिए आप यहाँ पे t इक्वल टू 3 वाला केस गलत हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला केस इसीलिए इरेज कर देते हैं। उसके बाद देखिए t इक्वल टू आप 4 ले ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप t इक्वल टू 4 लीजिएगा, t इक्वल टू 4 तो p इक्वल टू 12 हो जाएगा। लेकिन p एक डिजिट है और डिजिट का वैल्यू 0 से 9, यानी t का मैक्सिमम वैल्यू आप 3 तक ही जा सकते थे। तो यहाँ पे आपको एक केस मिला था, तो यहाँ पे 1 पॉसिबल नंबर यहाँ से मिला। अब देखिए यहाँ पे अगर हम t इक्वल टू 3 भी लेके देखते हैं तो p इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, p इक्वल टू आपका हो रहा होगा 3 इंटू 3 9। तो ये भी एक पॉसिबल, कहने का मतलब है यहाँ से आपको क्या मिला है, हम ऐसे डिजिट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आपको एक नंबर मिला है 6, फिर q है आपका 3, r है आपका 0, s है आपका यहाँ पे 7 और उसके बाद फिर आपका t है यहाँ पे 2। तो ये पहला नंबर मिला। फिर यहाँ से आपको दो केस मिल जा रहा है, एक तो नंबर मिल रहा है आपका ये 6 4 1 8 2 और एक और नंबर आपका मिल रहा है यहाँ से आपका p है 9, फिर आपका q और ये फिक्स है तो q हो गया 4, r है आपका 1, s है आपका 8 और t है आपका 3। तो देख लीजिए यहाँ से आपको जो है 3 नंबर जो है आपको मिल चुका है अभी तक। अब हम क्या करेंगे, अब t इक्वल टू 4 तो नहीं ले सकते हैं, इसी तरह से अब हम r का फिर से वैल्यू आगे बढ़ा के देखते हैं। तो जब आप r का वैल्यू और थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। तो जब आप r का वैल्यू देखिए, r का वैल्यू ये केस 1 था आपका और ये केस 2 था यहाँ तक। तो r का वैल्यू हम 1 ले चुके थे, अब हम r का वैल्यू 2 रखते हैं। r का वैल्यू जैसे ही 2 लीजिएगा तो आपका q कितना हो जाएगा, q हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 5 और s आपका क्या आ जाएगा, s आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। s आपका हो जाएगा 5 प्लस 4 आपका 9 आ जाएगा। अब देखिए t इक्वल टू 0 तो नहीं ले सकते, तो t इक्वल टू आपको पता है यहाँ पे 1 लेके देखते हैं तो p इक्वल टू आ जाएगा 3। देखिए सारा आपका यहाँ पे यूनिक है, यानी नंबर ही हम लिख देते हैं 3 5 2 9 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह से t का वैल्यू आगे बढ़ाते हैं। तो t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 जो है हम यहाँ पे ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि r इक्वल टू ऑलरेडी 2 ले चुके हैं। तो t इक्वल टू 2 नहीं ले सकता। अब t इक्वल टू 3 लेके देखते हैं। तो t इक्वल टू 3 लीजिएगा तो p का वैल्यू 9 आ जाएगा और s ऑलरेडी 9 है, तो t इक्वल टू 3 भी नहीं ले सकते और 4 तो ले ही नहीं सकते, अभी जस्ट बताए थे रीजन। तो यहाँ से आप लोगों को एक नंबर मिला, देखिए यहाँ से एक मिला है, यहाँ से टोटल 2 मिला है और यहाँ से एक और यहाँ से भी आप लोगों को एक मिला है। अब फिर से क्या करेंगे, r का वैल्यू आगे बढ़ाते हैं। जब आप r का वैल्यू को 3 कीजिएगा तो q आपका क्या आ रहा होगा, q आ जाएगा 3 प्लस 3 6 आ जाएगा और q जब 6 आ जाएगा तो s आपका क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10। तो अब देखिए अब आपका यहीं पे कंडीशन फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि s जो है आपका एक डिजिट है और डिजिट का वैल्यू 10 नहीं हो सकता है, बल्कि मैक्सिमम 0 to 9 तक ही आपका जा सकता है। यानी इस केस के बाद यहाँ तक आपको जाके जो है रुक जाना था, यानी यहाँ से जो है आप r का वैल्यू 4
5 6 7 8 9 कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि R का वैल्यू बढ़ेगा तो Q का भी वैल्यू आगे बढ़ेगा, और S यहीं पे 10 हो गया तो आगे तो 11 12 और न जाने आगे बढ़ते ही जाएगा, तो यहीं पे रुक जाना। तो टोटल पॉसिबल नंबर आपका क्या हो गया, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो टोटल हो गया 1 + 2 + 1 यानी 4। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है इससे पहले का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। तो ये आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग है आपका यहाँ पे, और ये कोड पूछा गया है, एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है यमन करके, और ऑलरेडी आपका जो है 2 वर्ड का यहाँ पे कोड दिया गया है। तो जो पैटर्न को ये फॉलो कर रहा होगा इसी पैटर्न से हमको जो है इसका जो है निकालना है, और यहाँ पे 4 आपका ऑप्शन दिया गया। सेट सी का ही क्वेश्चन नंबर 77 है ये। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका फ्रांस का दिया हुआ है 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पे जर्मनी का दिया हुआ है आपका 9 1 5 8 4 3 7। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि कोडिंग डिकोडिंग में जनरली होता है, अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रहता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा आपका यहाँ पे जो है किसका कोड क्या आएगा, या कहने का मतलब है कि आप एनालिसिस अच्छे तरह से कर पाते हैं। तो देखिए जब आप जो है जो भी वर्ड दिया गया है इसमें आप नंबर ऑफ लेटर को काउंट कीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका जो है 6 लेटर का वर्ड है, और यहाँ पे जो इधर इसका कोड दिया गया है आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें भी जो है 6 डिजिट आ रहा है। उसी तरह से ये जो है आपका वर्ड 4 3 7 लेटर का है, और इधर भी आपका 7 डिजिट का नंबर लिखा गया है। कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअली हर एक अल्फाबेट के करस्पॉन्डिंग जो है नंबर जो लिखा गया है वही उसका जो है कोड हो, तो चेक करके देखते हैं यहाँ पे। लेकिन जनरली यहाँ पे क्या होता है एग्जाम में आप देखिएगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन आता है। प्लेस वैल्यू कहने से मतलब है कि ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 और इसी तरह से जेड का 26 होता है। कभी कभी आपका ये रिवर्स ऑर्डर में फॉलो कर रहा होता है, कभी कभी प्लेस वैल्यू +-1 भी या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके देता है। तो ये सब आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ पे जो डायरेक्ट क्या इस्तेमाल हुआ है वो बताने जा रहे हैं। तो हम चेक करते हैं, ऐसा हम कंसीडर करके करते हैं। जो सबसे बेसिक अप्रोच है कि एफ के जो है करस्पॉन्डिंग लेटर यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो कंपेयर करेंगे दोनों में तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर हो गया, ई हो गया, ए हो गया और एन हो गया, ये कॉमन है। यानी जो अभी हम कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं तो अगर ये दोनों में फॉलो कर गया यानी आपका जो है आंसर आ जाएगा वहां से। तो एफ का मान लेते हैं 6 है, आर का 5 है, ए का जो है 4 है, ए का 4 हो गया, और एन का हो गया आपका 3, एन का 3, और सी का हो गया 2 और ई का हो गया 1। अब इसी तरह से आप जर्मनी में देखिएगा तो जी का ले लेते हैं, जी का हो गया 9, ई का हो गया 1, आर का हो जाएगा आपका 5, एम का हो जाएगा 8, ए का हो जाएगा आपका 4, एन का 3 और वाई का 7। अब आप क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर करके देखिए जो भी आपका कॉमन लेटर था, तो कॉमन लेटर आपका क्या था, ई था। देखिए आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे भी ई का 1 आ रहा है और यहाँ पे भी ई का 1 आ रहा है। फिर आप देखिए आर भी कॉमन था, तो आर यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। फिर आपका कॉमन ए था, ए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, और आपका एन यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। यानी जो हम अभी लगाए हैं एनालिसिस करने के बाद कि आपका जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो आपका नंबर दिया गया, कहने का मतलब डिजिट जो दिया गया वही आपका पर्टिकुलर लेटर का यहाँ पे कोड है। तो कुछ नहीं, अब आप देखिए YEMEN सबका इसमें आपको पता चल चुका है। बस आप लेफ्ट टू राइट एक एक करके सबके करस्पॉन्डिंग डिजिट लिखते जाइए। तो Y का आपको पता है क्या आया है, Y का 7, E का आपको पता है E का 1 आया है तो E का 1 हो जाएगा, M का आपका 8 आया है तो 8 हो जाएगा, फिर से E है तो E का 1 हो जाएगा, और N का आपका 3 हो जाएगा। यानी 71813 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 71813 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग पे है, तो वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग पे है। तो यहाँ पे भी देखिए आपका जो है 3 वर्ड का जो है कोड दिया गया है, और यहाँ पे आपका एक और इसी जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए नोट्स का जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे कोड क्या होगा, डिजिट के फॉर्म में यानी नंबर के फॉर्म में, और 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए अभी हम जस्ट आपसे बात ही कर रहे थे कि प्लेस वैल्यू का, तो प्लेस वैल्यू को भी याद रखने का एक ट्रिक होता है, आपको आप लोगों को शायद पता होगा, एक इजोटी करके एक वर्ड बताया जाता है, और यहाँ पे आपको पता है कि ई का 5 होता है, फिर 5 से बढ़ाते जाइए, ये 10, इसका 15, और ये हो जाता है 20, और ये होता है आपका 25।
तो ये याद रखने से क्या होता है, जो भी आपका जो है अल्फाबेट लिखा गया है जिसके भी नियरेस्ट है, आप तुरंत उस नंबर से नियरेस्ट प्लस माइनस, जैसे आपको जेड तो इजी है, जैसे आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए पी का पूछा जाएगा, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया पी का क्या होगा, पता है ओ का 15 होता है, तो पी का आप तुरंत बता पाइएगा 16 होता है। तो यहाँ पे जो है कौन सा आपको, यहाँ पे जब आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो जो प्रैक्टिस किया है उसी को तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, क्या अल्फाबेट का जो प्लेस वैल्यू उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी या फिर मल्टीप्लाई कुछ करके ऐसा जो है ये वैल्यू लाया गया है। तो देखिए वैल्यू जो है आपका वो बहुत बड़ा होते जा रहा है, जैसे यहाँ पे 210 था, यहाँ पे 4200, तो ये आपका ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए एन का आपको पता है कि एन का ओ का आपको पता है, ओ का हो गया 15 और एन का तुरंत पता करना है, इसीलिए ये वाला हम कॉन्सेप्ट बताए। तो देखिए एन जो है आपका ओ से जस्ट पहले यानी एन का 14 होता होगा, तो 15 इंटू 14 जब आप कीजिएगा तो 15 इंटू 14 आपका क्या हो जाएगा, 15 इंटू 14 हो जाएगा 210। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 15 का स्क्वायर ले लेते और उसमें फिर 15 घटा देते, यानी 15 गुना 15 और फिर -15 कर देते, या फिर 14 का स्क्वायर जोड़ 14 भी कर सकते थे। तो अब देखिए हम मल्टीप्लाई करके देखें 210 आ रहा है, इसमें भी देखते हैं कि यही वाला चीज जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आपको पता है कि एन और ओ का ऑलरेडी आप मल्टीप्लाई करके देख लिए 210 आ रहा है, तो फिर से करने का जरूरत नहीं है। टी का देखिए, टी का आपको पता है प्लेस वैल्यू होता है 20, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये 21 इंटू 2 हो गया 42 और ये 00। तो देख लीजिए सेकंड में भी ये चीज फॉलो हो रहा है, तो आप देखिए इसमें भी वो चीज फॉलो होना चाहिए। एन और टी का आपको मिल चुका है 4200। ई का क्या होता है, ई का होता है 5, तो इसको अब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा 21 और ये आपका 2 और 0, ये दोनों 0 जो है यहाँ पे उतार देते हैं। तो देखिए इसका भी जो है आपका यहाँ पे कोड मिल गया, यानी आप ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, हर एक जो यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा गया है उसका हर एक लेटर का जो प्लेस वैल्यू होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो आ रहा है वही आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें यही जो है आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखिए NOTE का आपको मिल चुका है 21,000। अब आपको पता है कि S का कितना होता है, डायरेक्ट देखिए याद रहेगा तो आसानी होगा। देखिए T का होता है 20, अगर T का 20 होता है यानी आपका S का कितना हो जाएगा, S जो है आपका T से जस्ट एक कम है यानी 19 हो जाएगा, यानी ये 19 हो जाएगा। तो अब देखिए अभी ये 000 को आप छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करना है 21 इंटू 19। तो 21 इंटू 19 को आप दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जानते हैं 21 इंटू 19 का, लेकिन इसको यहाँ पे करने का जरूरत है भी नहीं, 000 ये बाद में आएगा। 21 इंटू 19 इसलिए नहीं करने का जरूरत है क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो है आपका यूनिट, इसको छोड़ दीजिए, अभी 000 को छोड़ दीजिए, इसमें आप लोगों को पता है कि यूनिट डिजिट आपका 9 आ रहा होगा और किसी एक ही ऑप्शन में यहाँ पे 9 है, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप ये जो है समय बचाने के लिए ऐसा किया, वैसे आप 21 इंटू 19 को ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो है आपका 20 प्लस 1 है और ये 20 माइनस 1 है। 21 आपका 20 प्लस 1 लिखे और 19 को ये लिखे। अब देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 400 माइनस 1 यानी ये 319 है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 75 नंबर देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 है, ये आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक पे बैंक के एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है। तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में पहले हम क्या करते हैं, हम फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया होता है उसको हम आंसर करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो है कुछ यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में जो है रिलेशन बताया गया है कि किन किन वेरिएबल्स, वेरिएबल कहने का मतलब फैमिली मेंबर के बीच कैसे रिलेशन है, तो फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है 6 स्टेटमेंट दिया गया और पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डेफिनेटली ट्रू। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी वाला केस होगा उसको ट्रू नहीं मानना है, जो कंफर्म पता होगा उसी में टिक करना है। और हालांकि ये ऑप्शन नहीं था आपका, इसमें से जितना ट्रू हो रहा था उसके बाद ऑप्शन में दिया गया है कुछ इस तरह से। आपका ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 और ओनली 5, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कहने का मतलब अगर इसमें से अगर आपका जैसे टोटल 6 स्टेटमेंट है, 6 में से अगर आपका 2 अगर सही हो रहा होता तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ओनली 2 सही हो जाता। इसी तरह से अगर 3 सही होगा तो ओनली 3, तो इसका ऑप्शन यही दिया हुआ, वो हम लिखे नहीं है। तो हम यहाँ पे इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है और एक हम बताना चाहते हैं पहले कि यहाँ पे हम जो है मेल के लिए हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे और फीमेल के लिए जो है माइनस का करेंगे, और अगर दोनों के बीच अगर जो है आपका मैरिड कपल होगा तो वहाँ पे हम इक्वल टू यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R।
जो सेम जनरेशन का होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल वो सेम लाइन में आ रहा होगा। कहने का मतलब है कि P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R, तो P Q R तीनों सेम जनरेशन का होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल रहा है। यानी P जो है वो ब्रदर है किसका, Q और R का, यानी Q और R दो और लोग हैं, और P क्या है, ब्रदर है, यानी P जो है आपका मेल है, और मेल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस का साइन। उसके बाद देखिए अगला स्टेटमेंट है S इज आर्स मदर, S जो है R की मदर, अगर R की मदर अगर S है यानी P और Q की भी मदर होगी, क्योंकि ये आपस में सिबलिंग्स हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, यहाँ पे आपको पता चल गया S जो है यहाँ पे मदर है। अब देखिए S अगर मदर है तो कोई ना कोई फादर होगा, इसीलिए कपल के लिए हम जो है इक्वल टू का सिंबल यूज कर रहे हैं। अब आगे स्टेटमेंट देखते हैं, आगे हमको क्या पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है T इज P's फादर, तो P का फादर अगर T है यानी Q और R का भी होगा, तो T और फादर है यानी यहाँ पे प्लस हम यूज करेंगे मेल के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे बन गया, यही आपका फैमिली ट्री यहाँ पे बन चुका है। अब देखिए Q और R का जेंडर अननोन है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो है मेल और फीमेल में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं चला ड्रॉ करने के बाद। तो ये आपका फैमिली ट्री आया। अब हम एक एक स्टेटमेंट करके जाते हैं। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट S एंड T आर कपल, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए S और T क्या है, आपस में हस्बैंड और वाइफ है, T हस्बैंड और S वाइफ है, यानी कपल है, यानी स्टेटमेंट 1 आपका डेफिनेटली ट्रू हो गया। उसके बाद देखिए Q इज T's सन, Q जो है, Q का जेंडर पता ही नहीं है कि ये आपका मेल है या फीमेल है। जब आपका जेंडर ये पता ही नहीं है तो आप डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं कि Q इज T's सन, यानी ये वाला जो है आपका वो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए T इज Q's फादर, ये आप कंफर्म कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि T का जेंडर आपको पता है, इतना तो पता है कि Q का जो है फादर T ही होगा, तो ये पता चल पा रहा है, डेफिनेटली ट्रू हो गया। फिर है S इज P's मदर, फिर देखिए P की मदर S, डेफिनेटली पता चल पा रहा है, क्योंकि दोनों का जेंडर उन्होंने S का नोन पता करना था, क्योंकि यहाँ पे मदर यूज किया गया, और S जो है फीमेल है, पता चल पा रहा है, यानी ये भी आपका डेफिनेटली ट्रू हो गया। अब है R इज P's डॉटर, अब देखिए R का जेंडर आपको पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं मेल है कि फीमेल, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते कि R जो है वो डॉटर होगा, तो ये आपका डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। उसके बाद देखिए P इज S सन, P जो है आपका S का सन है, बिल्कुल है यहाँ पे, क्योंकि P का जेंडर आपको पता है, ये आपका मेल है और S इसकी मदर है, तो P जो है वो S का सन है, तो ये भी आपका डेफिनेटली ट्रू हो गया। आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका इसका सी नंबर ऑप्शन ओनली 4, मतलब 4 स्टेटमेंट इसका डेफिनेटली ट्रू है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 70 है, ये भी पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बेसिक अगर आपको जो है पता है कॉन्सेप्ट का, क्लैरिटी आपका नंबर सिस्टम का, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब भी देखिए स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो उसमें आपको पता है कि सॉल्व करने का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स इज 10, what can be said about the natural numbers which are divisible by 5 and lie between these two numbers। कहने का मतलब है कि कोई दो नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं कि कोई दो नेचुरल नंबर है A और B। अब आपको पता है कि डिफरेंस जो है दोनों के बीच का 10 है। मान लेते हैं फिलहाल कि B आपका A से बड़ा है, आपका B अगर A से बड़ा है तो कितना बड़ा हो जाएगा, जितना आपका डिफरेंस है, और डिफरेंस आपका 10 का है, तो इसको हम मान लेते हैं A + 10 है ये आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेचुरल नंबर्स, यानी इसके और इसके बीच में जो है जितना भी इसके और इसके बीच में आपको पता है कि 9 नेचुरल नंबर्स आ रहा होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए A = 5 है, तो ये आपका 15 हो जाएगा। इसके बीच में क्या आ रहा होगा आपका 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये हम एक एक एग्जाम्पल एक एक लेंगे, और जो जो ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जो भी ऑप्शन यहाँ से रिजेक्ट होगा उसको हम हटाते जाएंगे। तो इसके बीच जो है आपका वैसा नंबर जो 5 से डिविजिबल है और इसके बीच लाई कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, और यही आपका 4 ऑप्शन है। अब देखिए पहला ऑप्शन है देयर इज ओनली वन सच नंबर। तो देखिए अगर आप 5 और 15 लेते हैं तो इनके बीच में एक ही एक नंबर ऐसा है जो कि आपका 5 से डिविजिबल है। देखिए 10 यहाँ पे 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये कंफर्म, ये डेफिनेट वाला केस है, क्लियर करा है देयर इज ओनली वन सच नंबर, ऐसा एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है। तो ये बात गलत है। कैसे गलत है हम आपको बताते हैं। अगर जैसे देख लीजिए हम ले लेते हैं दो नेचुरल नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 10 है, 9 और 19 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में आपको पता है क्या होगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये नंबर लाई कर रहे होंगे। अब इसमें से 5 से डिविजिबल आपका 10 है,
और आपका 15 है, और स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज ओनली वन सच नंबर। तो ये कंफर्म बताना चाह रहा है कि ऐसा एक ही नंबर हो सकता है। तो हाँ, ये वाले केस में तो हो रहा था, लेकिन वही ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है। कोई भी एक केस के थ्रू अगर आप ऑप्शन को गलत दिखा रहे हैं तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में डेफिनिट केस बोल रहा है देयर आर ओनली टू सच नंबर। इसी अगर आप केस 1 देखिएगा, इसमें तो आपका एक ही ऐसा नंबर आ रहा था, यानी ऑप्शन बी भी डेफिनिट वाला केस आपका जो है गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सी पे आते हैं। यहाँ पे कहना चाह रहा है देयर कैन बी, मतलब पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है, ऐसा केस हो सकता है कि मोर देन वन सच नंबर एग्जिस्ट, मतलब इनके बीच में। तो बिल्कुल ये सही है। कैसे? तो यहाँ पे जो सेकंड केस लिए थे 9 और 19, तो इसमें देखिए आपका दो नंबर इनके बीच 10 और 15 ऐसा है जो कि आपका 5 से डिविजिबल भी है और इन दो नेचुरल नंबर के बीच लाई कर रहा है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि x आपका एक रियल नंबर है और x जो है लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, और यहाँ पे आपका दो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, ये ऑप्शन नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, कौन सा गलत है। और ऑप्शन कुछ इस तरह से, आपका कौन सा करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाया गया। 4 ऑप्शन है, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, बोथ 1 and 2, और नाइदर 1 और 2, नाइदर 1 नॉट 2। तो उसके बाद हम चेक करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन मार्क करेंगे। तो देखिए जनरली क्या होता है कि आपको पता है कि x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करते हैं, तो आप क्या इसमें 99% लोग गलत कर देंगे अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट को नहीं पढ़िएगा। अगर हम x इक्वल टू मान लेते हैं, अभी 2 मान लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब हम कंपेयर करते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 4 हमेशा लेस देन 8 होता है, और यहाँ पे ग्रेटर देन बोल रहा है, तो नॉर्मली बच्चा इसको गलत कर देगा। और देखिए आपको पता है कोई भी नंबर का अंडर रूट लेते हैं तो वो उस नंबर से आपका छोटा ही होता है। कहने का मतलब है कि ये नंबर लिए और इसका अंडर रूट लेते हैं, तो ये 1.732 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, यानी 2 इज ग्रेटर देन 1.732, यानी इसमें सही मार्क करके आएंगे। और आप ऐसा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्टेटमेंट जो दिया हुआ था कि x जो रियल नंबर है वो 0 से 1 के बीच लाई करता है, तो आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े नहीं और आपका ये जो है आंसर गलत हो जाएगा और माइनस में मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब देखिए एक जो स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि 0 से 1 के बीच जितना भी इनफाइनाइट रियल नंबर वैसे आ रहा होता है, तो देखिए कोई भी रियल नंबर को जो कि 0 से 1 से बीच है, आप किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू नॉर्मली क्या होता है कि दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ओवरऑल इंक्रीज होता है। लेकिन 0 से 1 के बीच का कोई भी आप डेसिमल में जो नंबर लिखा गया उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए किसी भी पॉजिटिव नंबर से। कहने का मतलब है कि जैसे 4 है और इसका आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो नंबर देखिए पहले 4 था, नॉर्मली क्या पता है कि दो नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ओवरऑल बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब 0 से भी 1 के बीच का कोई रियल नंबर था तो मल्टीप्लाई हुआ तो नंबर को छोटा कर दिया। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखिए आप पहले क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कंपेरिजन करना है। तो मान के चलते हैं एक्स आपका 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर और 0.1 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 0.1 जो है आपका 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और यहाँ पे जो है आपका 0.1 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए जितना बार जो है आपका 0 से 1 के बीच का जो है आपका नंबर मल्टीप्लाई जितना ज़्यादा बार हो रहा होगा वैल्यू उतना ज़्यादा छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा बार मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है तो वैल्यू ये छोटा हो रहा होगा और ये वाला वैल्यू बड़ा आएगा। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपको मिलेगा 0.01 और ये वैल्यू आपको मिलेगा 0.001। आपको पता है कि ये वैल्यू इससे बड़ा है, यानी ये वाला वैल्यू बड़ा है, यानी स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 पे अगेन हम x जो है 0. सेकेंड स्टेटमेंट कंपेयर करना है तो हम 0.1 लिए हैं x के जगह और अंडर रूट ऑफ 0.1। अब देखिए अंडर रूट ऑफ 0.1 जो होता है बहुत लोगों को लगेगा कि ये वैल्यू जो है 0.1 से छोटा आ रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं। जब आप ये फाइंड कीजिएगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वैसे, ये वैल्यू आपका अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा 0.31 और ये है आपका 0.1। तो 0.1 जो है आपका वो 0.31 से क्या है, छोटा है, यानी ये आपका लेस देन का सिंबल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन लगा हुआ है, यानी स्टेटमेंट 2 आपका जो है इनकरेक्ट है। तो इसका जो 4 ऑप्शन था कौन सा करेक्ट है, तो आई थिंक 1 ओनली या ओनली 1 जो आपका ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन ए जो था आपका 1 ओनली, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी जो बचा हुआ क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का यूपीएससी का सी सेट में जो आया था क्वेश्चन आपका 25 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, तो वो सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।